जो 1972 का जो एग्रीमेंट है बिटवीन जुल्फ़िकार अली भुट्टो एंड तब की हमारी देश की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी के बीच में, वो हुआ था अभी जो शिमला का बांस कोर्ट है। कम्युनिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो डीजे मोस साहब की जो हमारे जो की कॉन्फ्रेंस थी, क्लासिक एग्जांपल है। पहले बोलते थे कि सबूत का है, ये क्या क्या सब सारे उसको तोड़ दिया, बिफोर और आफ्टर की फोटो बता दी, सैटेलाइट इमेज बता दी कि पहले ऐसा था जी, अब बाद में ऐसा है। पहलगाम अटैक हुआ था, वहाँ पे आपने देखा होगा कि धर्म पूछ के लोगों को अलग किया था, और उसके बाद फिर उसमें से जो आदमी को मार दिया और औरत को छोड़ दिया, और है ना, मतलब उसका सुहाग उजाड़ दिया, उसका सिंदूर उजाड़ दिया। तो उसके रिटेलिएशन में हमने जो नाम रखा, ये वाकई में लोगों से कनेक्ट करने वाला नाम है, बहुत है ना सही नाम है। नमस्कार आप सभी को हिमालयन लेजेंड्स के एक नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ है बहुत ही स्पेशल गेस्ट, जो कि एक जर्नलिस्ट है, मास कम्युनिकेटर है एंड पब्लिक रिलेशन ऑफिसर है। तो प्लीज वेलकम मिस्टर अखिलेश पाठक जी। नमस्कार। नमस्कार सर। तो सर सबसे पहले कैसे हैं आप? मैं जी बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाएं, आप ठीक हैं? बढ़िया सर। सबसे पहले तो सर थैंक यू अपना टाइम देने के लिए हमको। बहुत बहुत थैंक यू आपका भी, और आपके दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। तो सबसे पहले सर आप अपने बारे में थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन देंगे? जी, मेरा नाम अखिलेश पाठक है, और मैं करेंटली इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज शिमला है, वहाँ पर मैं सेल्स एंड पब्लिक रिलेशन ऑफिसर के रूप में काम कर रहा हूँ। और मैं अपनी लाइफ में यही गवर्नमेंट कम्युनिकेशन और मीडिया और जर्नलिज्म, इससे रिलेटेड मेरा करियर रहा है, तो यही इन्हीं क्षेत्रों में मैंने काम किया है। तो सर इससे पहले हम आपके करियर और एडवांस स्टडीज में आपके एक्सपीरियंस के बारे में आगे बढ़े, आप अपने चाइल्डहुड के बारे में थोड़ा बताएंगे कि हाउ वाज योर चाइल्डहुड, यहाँ कैसे जर्नलिज्म, ये मास कम्युनिकेशन, इसमें कैसे है? जी, मैं बेसिकली राजस्थान से हूँ, उदयपुर के पास एक जगह है प्रतापगढ़, वहाँ से हूँ मैं। और बचपन से राजस्थान में ही रहा हूँ मैं, और स्कूलिंग वगैरह मेरी राजस्थान में हुई थी। मेरे फादर राजस्थान गवर्नमेंट में आयुर्वेदिक डॉक्टर थे, तो मेरे घर में माहौल था मेडिकल फील्ड में जाने का, कि हम बचपन से ये सोच के बड़े थे कि भाई डॉक्टर बनना है, क्योंकि ज़्यादा चीज़ों के बारे में तब पता नहीं होता था। और हम ज़्यादातर ट्रेडिशनल जो करियर्स होते थे उन्हीं को ऑप्ट करते थे। लेकिन +2 के बाद मैं उदयपुर गया था कोचिंग करने, करियर पॉइंट हमारे वहाँ बड़ा फेमस कोचिंग इंस्टीट्यूट है, उसमें मेडिकल की पढ़ाई करने गया था। तो उस दौरान मुझे मन में ख्याल आया कि और भी चीज़ें हैं लाइफ में जिनको एक्सप्लोर करना चाहिए। तो फिर मैंने अपने घर में बताया कि मैं ऐसा करना चाहता हूँ। तो मेरे घर में शुरुआत में थोड़ा कन्विंस नहीं थे लोग कि आप जर्नलिज्म करना चाहते हो, जबकि मेडिकल फील्ड अच्छा है, देखो पापा का कितना अच्छा रहा, सब उनका है ना, हम आराम से कंफर्टेबल लाइफ हम लोग जी पाए, क्योंकि है ना बहुत अच्छा करियर होता है ये, और न तुम एक अनएक्सप्लोर्ड जगह पे जाना चाहते हो। पर फिर मैंने अपने आर्ग्यूमेंट रखे और मेरी फैमिली ने मुझे सपोर्ट किया, और उसके बाद मैं दिल्ली आ गया था। वहीं से मैंने है ना अपना बैचलर ऑफ जर्नलिज्म का ग्रेजुएशन किया। उसके बाद मैंने मास्टर्स राजस्थान की यूनिवर्सिटी वहाँ से किया था, और ग्रेजुएशन के बाद मैंने जॉब भी करना स्टार्ट कर दिया था। मैं नोएडा में एक ट्रांसलेशन एजेंसी है, उसमें मैंने काम किया था, और एक इंदौर में एक वेबसाइट है webdunia.com, इसको वर्ल्ड्स फर्स्ट हिंदी वेबसाइट बोला जाता है, तो वहाँ पे भी काम किया था। वेब दुनिया जो थी वो मतलब कहा जाता है कि माइक्रोसॉफ्ट को भी हिंदी फॉन्ट देने का जो श्रेय है वो वेब दुनिया को जाता है। मतलब इंटरनेट पे अगर कोई फर्स्ट हिंदी कैरेक्टर अगर आया है तो वेब दुनिया में था, उस ऑर्गेनाइजेशन में था मैं। उसके बाद दैनिक भास्कर एक न्यूज़पेपर है, उसमें भी मैंने काम किया था। उसके बाद तो ये मेरी करियर है ना रही है, लाइफ रही है। और उसके बाद फिर मैं दिल्ली आ गया था। दिल्ली में मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, तो वहाँ मैंने एज ए मीडिया कंसल्टेंट ज्वाइन किया था। वहाँ पे कुछ समय मैंने वहाँ काम किया। उसके बाद दिल्ली से मैं चला गया था बॉम्बे, IIT बॉम्बे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे, मुंबई में है, जो कि पवई में सिचुएटेड है और वहाँ लोकेटेड है। वहाँ पर उनकी जो PR टीम है उनके साथ कुछ काम करके 2018 में मैंने अपना शिमला में जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी है
वहाँ पे मैंने ज्वाइन किया एज द PR। तो सर ये आपने अपने करियर का एक ओवरव्यू दिया हमें। तो सबसे पहले मैं यही जानना चाहूंगा कि जर्नलिज्म क्यों एक वो टर्निंग पॉइंट आता है। आपने कहा कि आपका पूरा जो फैमिली बैकग्राउंड था मेडिकल से था, और जनरली हम देखते हैं कोटा साइड ये जेई और मेडिकल ये काफी एक हब भी रहा है पहले से ही। तो आपका वो जर्नलिज्म के प्रति कब हुआ कि नहीं जर्नलिज्म में कोई ये नॉन कन्वेंशनल जाना है, अपने एरिया के हिसाब से नॉन कन्वेंशनल ही बोलूंगा मैं इसे। तो ये कब रहा कि आपका क्या टर्निंग पॉइंट था या किसी से इंस्पायर हुए आपकी नहीं ये जर्नलिज्म? ये बात है 2005 के आसपास की, 2005 के आसपास, 2005-6 के आसपास की बात है। और मतलब तभी डिसाइड करना था। अब एग्जैक्टली उस टाइम पे क्या मेंटल सिचुएशन थी ये नहीं पता मुझे। मतलब उसकी कई सारी, हम जो लाइफ में डिसीजन लेते हैं वो कई सारे फैक्टर्स को है ना चीज़ें होती हैं। तो एक तो ये हो गया था कि बहुत भीड़ जैसी लग रही थी मुझे उस टाइम पे मेडिकल फील्ड में, और भीड़, और बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही थी। और मतलब मुझे लग रहा था कि इस चीज के लिए वर्थ नहीं है जितना कि। और दूसरा, मेरा बचपन से पढ़ने लिखने का शौक था। न्यूज़पेपर्स बड़ा मैं डीपली पढ़ता था, और मैगजीन्स पढ़ता था, और ये सब चीजें पढ़ता रहता था। तो है ना, बचपन में हमारे घर में एक वो आती थी, मैगजीन आती थी बालहंस। तो मैं बहुत छोटा था तब की बात बता रहा हूँ, मतलब 3rd 4th 5th की बात है। और ये आती थी तो जब वो मेरे घर वाले छुपा लिया करते थे मुझसे, क्योंकि इसको मिल जाएगी तो ये सारा काम धाम छोड़ के और अब इसी में लग जाएगा। और मतलब खाएगा पिएगा नहीं, स्कूल नहीं जाएगा, कुछ नहीं करेगा, या स्कूल भी जाएगा तो वहाँ भी क्लास नहीं होगी तो कुछ करेगा। तो ऐसे वो देते नहीं थे मुझे। तो मेरी पढ़ने की आदत थी, और जो इश्यूज होते थे पॉलिटिकल, सोशल, जियोपॉलिटिकल, इस तरह के इश्यूज मुझे कनेक्ट करते थे। मुझे लगता था कि इन सब चीज़ों पे मैं अपनी से रख सकता हूँ, अपनी बात बता सकता हूँ। तो इस वजह से मेरे को लगता था कि मेरे अंदर कैपेबिलिटी है, मैं शायद इस फील्ड में कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ जी। ये एक रीज़न था। इसी वजह से जब मैंने 2005 में जब डिसीजन लिया, तब ये उस टाइम की सर्कमस्टांसेस के मुझे हिसाब से मुझे ये लगता है कि यही एक रीज़न रहा होगा कि मैंने ये डिसीजन तब लिया होगा। तो सर जैसा कि आपने बताया कि आप राजस्थान से बिलोंग करते हो, बट 2018 से आप शिमला में भी काम कर रहे हो, तो बहुत डिफरेंस आ जाता है सर। जैसे कि आपकी वेदर कंडीशंस में, क्विजीन्स में, और आपके लोगों में, जैसे कि लोग भी डिफरेंट है। तो आपको राजस्थान से हिमाचल में क्या डिफरेंस लगा है, एंड एज सच इन क्विजीन आपको क्या पसंद आया है, या ऑल ओवर इन्वायरमेंट, जैसे स्नो वगैरह यहाँ पे पड़ती है वहाँ पे नहीं होती है, तो वो चीज़ भी आपके लिए थोड़ी नई होगी, फैसिनेटिंग। तो सर ऑल ओवर कैसा लगा है आपको यहाँ के? जी, और वैसे मैं घर से तो +2 के बाद से ही बाहर हूँ, तो है ना, क्योंकि और उस दौरान अलग अलग जगह पर रहा, दिल्ली रहा, इंदौर रहा, मुंबई में भी रहा, और 2018 में शिमला में आया। तो टेम्परेचर वाइज कहेंगे तो हाँ, ऑब्वियसली ह्यूज डिफरेंस है। अल्टीट्यूड वाइज भी बहुत ह्यूज डिफरेंस है, टेम्परेचर वाइज भी बहुत ह्यूज डिफरेंस है। तो वो एक तरह से चेंज ऑफ लाइफ स्टाइल था। बाकी ओवरऑल हिमाचल बड़ा अच्छा लगा, बहुत अच्छी जगह है, बहुत अच्छे लोग हैं। और जैसी ह्यूमिलिटी हमने बचपन में अपने लोगों में वहाँ, मतलब जैसी वहाँ थी वैसी ही मुझे यहाँ भी लगी, वही आत्मीयता लोगों में लगी, वही स्नेह का भाव लगा, और उतने ही अच्छे से लोगों ने है ना व्यवहार किया, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। क्विजीन हिमाचल की भी बड़ी अच्छी हैं, कई सारे, जैसे आपका सिड्डू हो गया, ये जो है मैंने ज़्यादा थोड़े बहुत ट्राई किए हैं, उनमें सिड्डू मैंने ट्राई किया, मुझे अच्छा लगा। और धाम मुझे भी अच्छी लगी, धाम काफ़ी अच्छी लगी। इसके अलावा राजस्थान के क्विज़ाइन भी बहुत अच्छे हैं। राजस्थान की अगर आप दाल बाटी खाएं, चूरमा खाएं, दाल बाफले खाएं, तो वो सब, उनका भी स्वाद चढ़ा हुआ है बचपन में, तो वो भी बड़ा अच्छा है, और यहाँ का भी अच्छा है। तो पूरा ओवरऑल हमारा हिंदुस्तान बहुत अच्छा है जी। एंड कल्चरली कोई डिफरेंस आता है? कल्चरली मतलब रीति रिवाज, पहनावे वगैरह अच्छे है ना, में डिफरेंस हो सकता है। बाकी ओवरऑल तो मुझे तो पूरा हिंदुस्तान में जो लोगों की फ्रिक्वेंसी और वेवलेंथ लगती है, पूरा देश एक जैसा लगता है, और वही आत्मीयता मुझे महसूस होती है देश के लोगों में। तो अलग अलग जगह पे, जहाँ जैसे मैं इंदौर रहा, तो इंदौर को तो जी फूड कैपिटल ऑफ इंडिया बोलते हैं। वहाँ का स्ट्रीट फूड ऐसा माना जाता है कि मतलब इंडिया में सबसे बेस्ट स्ट्रीट फूड इंदौर में माना जाता है। और वहाँ आप देखेंगे तो एक वहाँ पे कई सारी जगह हैं, अरे ऐसे फेमस जगह हैं जो इंडिया में और कहीं नहीं है। वहाँ पे एक
वहाँ के म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने एक जगह बना रखी है, उसका नाम है छप्पन दुकान। छप्पन दुकान जो है वो जगह का नाम ही छप्पन दुकान है, वो वहाँ का जो फेमस पलासिया चौराहा है उसके पास है। और उस छप्पन दुकान का कॉन्सेप्ट ये है कि जैसे हमारे एंशंट इंडियन जो हमारे ग्रंथ है उनमें एक टर्म रेफरेंस होती है छप्पन भोग, कि जो परफेक्ट फूड होता है वो छप्पन भोग माना जाता है, कि सारा सब कुछ हो गया उसके अंदर, हर सारे भोजन के सारे अवयव शामिल हो गए। तो उसी कॉन्सेप्ट से उठा के उन्होंने वहाँ पे छप्पन दुकान बनाया है। तो वो छप्पन दुकान वहाँ सब कुछ खाने की ही दुकान है, तो वो है। ऐसे ही वहाँ पे एक सराफा है तो जो कि रात भर चलता है, दिन भर वहाँ पे सोने चांदी का कारोबार होता है और है ना, वो दुकानें बंद हो जाती हैं और रात में सराफा चलता है। तो ये है, तो बड़ा अच्छा है। और ऐसी ही वैरायटीज हमको हिमाचल में भी देखने को मिलती हैं। धाम में भी कई सारी अलग अलग वैरायटीज देखने को मिलती हैं। कांगड़ी धाम अलग है, मंडी की धाम, मंडियाली धाम अलग है, बिलासपुरी धाम अलग है। मुझे डीप में नहीं पता, बट मुझे सबके टेस्ट अलग अलग अच्छे लगते हैं और बड़ा मैं अप्रिशिएट करता हूँ इन सब। जी। इसके अलावा सर जैसे आपने बताया दिल्ली में भी थे, दिल्ली का स्ट्रीट फूड भी काफी फेमस तो है दिल्ली का। टू बी ऑनेस्ट नहीं है मुझे जो, क्योंकि मैं जहाँ का खा चुका हूँ ना, हाँ। उसके कंपैरिजन में मैं करूँगा तो नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ अच्छी है। दिल्ली की चाट वगैरह अच्छी है। दिल्ली की ये चांदनी चौक के इलाके में पराठे वाली गली है, और उधर पीतमपुरा की तरफ है एक बिट्टू टिक्की वाला। उस आदमी ने शुरुआत की थी अपनी उससे, रेडी से, और आज की तारीख में उसका बहुत बड़ा शोरूम है टिक्की का, टिक्की और चाट का शोरूम है। उसकी खुद की अपनी वेबसाइट है ना। और मतलब उसने इतना ग्रो किया है, तो है ना दिल्ली, क्योंकि मैं आप अगर इंदौर से कंपेयर करोगे तो दिल्ली नहीं है, बट फिर भी दिल्ली अच्छा है। नॉर्थ इंडिया में दिल्ली बहुत अच्छा है। ये तो सर हो गई काफी लाइक नॉर्मल सी बात। अब हम आपके काम के बारे में बात करते हैं, लाइक एडवांस स्टडी के बारे में, जो जैसे जनरली उसको इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी बोलते हैं। जी। तो सर उसके बारे में आप थोड़ा बताएंगे, उसकी हिस्ट्री वगैरह के बारे में कि लाइक क्या हिस्ट्री थी, क्योंकि काफी हिस्टोरिकल प्लेस है। जी हाँ, बिल्कुल। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी शिमला में लोकेटेड है, और ये जो जगह थी जहाँ ये बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन 1884 में स्टार्ट हुआ था और 88 में कंप्लीट हुआ था। और 1888 से लेके आपको जैसे पता होगा कि शिमला 1864 में डिसाइड हो गया था कि ब्रिटिशर्स ने बता दिया कि हम अपनी समर कैपिटल शिमला को रखेंगे। तो 1864 में जब उन्होंने डिसाइड कर लिया था, आफ्टर 1857 फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, तो उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि हमको किसी एक सिक्योर प्लेस पे जाना चाहिए जो अल्टीट्यूड वाइज हाई हो और जहां मिलिटरीली सेफ्टी इंश्योर की जा सके। इस वजह से ब्रिटिशर्स, दूसरा यहाँ का क्लाइमेट हमको ऐसा बताते हैं कि लंदन के क्लोज लगता था, तो इन सब रीजन से उन्होंने 65 डिसाइड कर लिया था। तो फिर 1864 से लेके उन्होंने जब यहाँ आ गए तो उन्होंने सोचा कि हमारे पास एक जगह नहीं है जहाँ सेंट्रलाइज्ड ऑफिस होना चाहिए, जो ब्रिटिश एम्पायर का जो है इंडिया में, उस ब्रिटिश एम्पायर है उसकी ग्रैंडियोर को दिखा सके, ताकि हम लोगों को इम्प्रेस कर सकें, क्योंकि सिंबोलिज्म की बहुत वैल्यू होती है लाइफ में, है ना। हर चीज की सिंबोलिज्म बहुत मैटर करता है। तो इस वजह से उन्होंने ये बिल्डिंग बनाई थी 88 में। और 1888 से लेकर 1947 तक, जब तक इंडिया इंडिपेंडेंस मिल गई, तब तक ये शिमला यही इंपीरियल सीट ऑफ रूलिंग थी ड्यूरिंग द समर टाइम। और समर का टाइम हुआ करता था उस जमाने में मार्च से लेकर अक्टूबर, यानी कि ऑलमोस्ट 7 मंथ्स ऑफ अ ईयर। तो वो यहाँ रहते थे, यहीं से रूल करते थे। ये उस बिल्डिंग की हिस्ट्री है। फिर 1947 से लेके 1965 तक यहाँ पे राष्ट्रपति निवास बन गया था। वो जो बिल्डिंग थी वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के, है ना, उनकी कस्टडी में चली गई थी, उनकी स्टेट का पार्ट थी ये। और 1965 में हमारे देश के सेकंड प्रेसिडेंट थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। उन्होंने वो चूंकि खुद एक विद्वान व्यक्ति थे, तो उन्होंने चाहा कि एक ऐसी जगह होनी चाहिए देश में जहाँ पर लोग आके शोध कर सकें, रिसर्च कर सकें। तो उन्होंने 1965 में ये इंस्टीट्यूट बनाया था तब से। ये तो रहा सर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। बट करंटली जो हम एडवांस स्टडी के दो एस्पेक्ट्स देखते हैं, वन इज टूरिज्म, अनदर वन इज स्टडी। तो आप इन दोनों एस्पेक्ट्स के बारे में थोड़ा थोड़ा बताएंगे कि लाइक टूरिज्म क्या है और जो स्टडी है वो किस तरह की होती है, मतलब क्या स्टडी होता है जनरली। जी,
तो टूरिज्म में इंस्टीट्यूट में एक म्यूजियम बनाया था 2013 के आसपास, और 3 फोटो गैलरीज बनाई थी, ताकि वो 3 अलग अलग फोटो गैलरीज बनाई हुई हैं। फर्स्ट फोटो गैलरी में इंपीरियल शिमला से रिलेटेड फोटोग्राफ्स का एक कलेक्शन रखा हुआ है, और सेकंड फोटो गैलरी में जो है, चूंकि शिमला इंपीरियल सीट ऑफ रूलिंग था, तो प्री पार्टीशन टॉक से रिलेटेड और जो मेजर मीटिंग्स हुई थी, कैबिनेट मिशन, क्रिप्स मिशन, हाँ जी। इनसे रिलेटेड मीटिंग्स हुई थी, तो उसका एक कलेक्शन रखा हुआ है। और थर्ड फोटो गैलरी में 1965 में जब इंस्टीट्यूट बना था, तो उस तब से लेके अभी तक जो मेजर सेमिनार्स एक्टिविटीज हुई हैं, एकेडमिक एक्टिविटीज हुई हैं, उनका एक कलेक्शन रखा हुआ है। तो वो 3 फोटो गैलरीज हम टूरिस्ट को दिखाते हैं, उनके बारे में एक्सप्लेन करते हैं, हिस्ट्री के बारे में एक्सप्लेन करते हैं। उसके बाद मेन एंट्रेंस हॉल है, वहाँ ले जाते हैं लोगों को, और वहाँ वो दिखा के हम लोगों को बताते हैं। बाकी इंटीरियर आउटसाइड भी लोग, गार्डन है वहाँ पे, और बिल्डिंग का आउटर आर्किटेक्चर है जो कि स्कॉटिश बैरोनियल स्टाइल है, क्योंकि हेनरी इरविन इस बिल्डिंग के चीफ आर्किटेक्ट होते थे, जो कि स्कॉटलैंड से ताल्लुक रखते थे, तो उन्होंने ये स्टाइल बनाया, तो वो दिखाते हैं हम टूरिस्ट को। विद रिगार्ड्स टू द इंस्टीट्यूट, हमारे यहाँ फेलोशिप प्रोग्राम्स होते हैं, पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप बोला जाता है इनको, और लोग यहाँ पर अपना रिसर्च प्रपोजल सबमिट कर सकते हैं, और अगर वो रिसर्च प्रपोजल गो थ्रू हो जाता है, अगर अब मतलब सेलेक्ट हो जाता है, एक प्रोसेस है उसकी, उस प्रोसेस के थ्रू जब वो सेलेक्ट हो जाता है, तो फिर लोगों को फेलोशिप अवार्ड होती है। और उसमें अलग अलग डिफरेंट टॉपिक्स हो सकते हैं। ब्रॉडर स्पेक्ट्रम और डिसिप्लिन है वो ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेस है। इसके अलावा कुछ लोगों ने नेचुरल साइंस में भी काम किया है, तो ये चीज़ें हमारे यहाँ होती हैं। मेजरली मतलब 2 ही चीजों के लिए यूज होता है, टूरिज्म एंड स्टडीज। हाँ जी, उसके अलावा भी कोई चीज है? ये एक्चुअली मैंडेट था इंस्टीट्यूट का कि एक जगह होनी चाहिए जहाँ पे देश के जो प्रोमिनेंट विद्वान है, टॉप विद्वान है, हाँ जी कुछ ये जगह सत्ता का कॉरिडोर हुआ करती थी, सत्ता का गलियारा या कॉरिडोर ऑफ द पावर इसको बोलते थे। तो इस जगह पे डॉक्टर राधाकृष्णन चाहते थे कि यहाँ पे नॉलेज का रूल रहे, नॉलेज का शासन रहे। हाँ जी। तो ये उनका मेन कॉन्सेप्ट था, तो इस वजह से उन्होंने ये इंस्टीट्यूट बनाया था, कॉन्सेप्टलाइज किया था 1965 में, तो तब से कार्यरत है। और ये मतलब एक जगह हो जहाँ पे लोग आके क्रिएटिव थिंकिंग कर सकें और कुछ काम कर सकें जो कि सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूटरी हो, एज वेल एज जो ह्यूमन पूल ऑफ नॉलेज है उसमें कुछ एनहांसमेंट करता हो। तो ये दोनों ऑब्जेक्टिव्स के लेके काम होता है वहाँ पे जी। एंड सर, मैंने ये भी देखा है कि बहुत से मेजर एग्रीमेंट्स है जो वो भी आपके एडवांस स्टडीज में ही साइन हुए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप किसकी बात कर रहे हैं? फॉर एग्जांपल पाकिस्तान इंडिया का एग्रीमेंट। ये मिथ है, मैं इसको थोड़ा ब्रेक करना चाहूंगा आपके ऑडियंस के लिए भी। Yes, sir. 1972 का जिस एग्रीमेंट की आप बात कर रहे हो, Yes. वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी में नहीं हुआ था, क्योंकि 1965 में इंस्टीट्यूट बन चुका था। हाँ जी। तो इस वजह से कोई पॉलिटिकल एग्रीमेंट करने का कोई रीजन वहां नहीं था। तो जो 1972 का जो एग्रीमेंट है बिटवीन जुल्फिकार अली भुट्टो एंड तब की हमारी देश की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी के बीच में, वो हुआ था अभी जो शिमला का बांस कोर्ट है, बांस कोर्ट जहाँ पे राजभवन भी स्थित है, वहां पे बांस कोर्ट में हुआ था। बांस कोर्ट अंग्रेजों के जमाने में वहां के जो आर्मी के जो गवर्नर थे, आर्मी के जो जनरल थे, उनका घर हुआ करता था। बांस कोर्ट में 1972 में वो हुआ था। वहां पे आप देखेंगे तो अभी भी एक टेबल है जहाँ पे साइन हुआ है, राजभवन जिसे हम बोलते हैं हिमाचल का, वहां पे एक टेबल है जहाँ पे अभी भी साइन हुए थे, उसकी फोटोग्राफ रखी गई है और उसकी एग्रीमेंट की एक कॉपी रखी गई है वहां पे। तो ये मिथ था। लेकिन उससे पहले की 1945 की शिमला कॉन्फ्रेंस थी, जो कि पार्टीशन से रिलेटेड चीजों को डिस्कस करने वाली थी। कैबिनेट मिशन की मीटिंग्स थी, क्रिप्स मिशन की मीटिंग थी, ये सब जो चीजें हुई थी वो वहां हुई थी। ये जो है, जो इंडिया और तिब्बत की जो बॉर्डर है उसको डिसाइड करती है मैकमोहन लाइन। मैकमोहन लाइन जो है, तो उससे रिलेटेड मीटिंग्स, उससे रिलेटेड काम भी बताते हैं कि मेरे पास ऑथेंटिक सोर्स नहीं है मेरे पास, टू बी ऑनेस्ट, और है ना नहीं, बट ऐसा बताते हैं हिस्टोरियंस कि वहाँ डिस्कस हुई थी है ना कई सारी बातों पर, जिसमें कि उस टाइम पे 4 पार्टीज हुआ करती थी जो मैकमोहन लाइन से रिलेटेड पार्टीज थी। उसमें इंडिया था, ब्रिटिशर्स थे, तिब्बत था और चाइना था। ये 4 डिफरेंट पार्टीज होते हैं। आज की तारीख में तिब्बत चाइना एक पार्टी बन गया पूरा, लेकिन उस जमाने में जब मैकमोहन लाइन बनी थी तब ये 4 पार्टीज हुआ करती थी। और ये भी बताते हैं कि इंडिया
अनडिवाइडेड इंडिया, तब यानी कि उस टाइम का इंडिया एज वेल एज अफगानिस्तान, उसकी जो बॉर्डर है उसको बोलते हैं डोरेंट लाइन, उसको डिफाइन करने का भी कुछ काम वहां पे हुआ था, ऐसा बताते हैं। तो ये एज फार एज माई नॉलेज मैं बताना चाहूँगा। बहुत ही मेजर, बहुत मेजर इंडिया की पॉलिटिकल हिस्ट्री में एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है शिमला का, और मतलब कई सारे महत्वपूर्ण फैसले यहाँ हुए हैं। एंड सर कंफ्यूजन रहता है सर ना पब्लिक को कि ये आपके शिमला के अंडर आता है कि इंडियन गवर्नमेंट के अंडर आता है? यू मीन हिमाचल गवर्नमेंट के अंडर में? Yes, ये sir. नहीं, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, उसके अंडर में आता है जी, और एज एट प्रेजेंट जी। तो सर आप थोड़ा अपनी जॉब के बारे में बताएंगे कि एज अ पब्लिक रिलेशन ऑफिसर आप इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी में मतलब क्या आपका जॉब क्या रहता है, कैसा रहता है, मतलब रोल क्या है? जी, मेरा जॉब जैसे कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो पीआरओ का प्रोफाइल होता है, पीआरओ इज स्पोक्स पर्सन ऑफ द इंस्टीट्यूट, किस उस ऑर्गेनाइजेशन का, एज वेल एज वो भी जो भी इंटरनल और एक्सटर्नल कम्युनिकेशन होता है, तो उसके सीमलेस कम्युनिकेशन की जिम्मेदारी एक पीआरओ की होती है। चाहे इंस्टीट्यूट का प्रेस रिलीज वगैरह हो, या कोई है ना सोशल मीडिया भी मैनेज करना होता है, वो हम लोग ही मैनेज करते हैं इस तरह से। और टूरिज्म और उससे रिलेटेड प्रोटोकॉल्स के जो काम होते हैं वो भी मेरे पास ही रहता है। एडवर्टीजमेंट ऑल्सो, और उससे रिलेटेड काम मेरा मिनिस्ट्री में काफ़ी हुआ करता था। जब मैं मिनिस्ट्री में था तो वहाँ हमारा एडवर्टीजमेंट का बड़ा काम हुआ करता था, क्योंकि मिनिस्ट्री एडवर्टीजमेंट्स बहुत ज़्यादा निकालती थी, तो उससे रिलेटेड काफ़ी काम हमने वहाँ पे किया है। उसमें एडवर्टीजमेंट्स की ज़्यादा प्रिंट एडवर्टीजमेंट होते थे, और प्रिंट एडवर्टीजमेंट के उसके क्रिएटिव्स को बनाना, एड एजेंसी के साथ कोऑर्डिनेट करना। इसके बाद इसके अलावा आपको पता हो तो एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक ऑर्गेनाइजेशन है जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंडर आता है, DAVP, डायरेक्टोरेट ऑफ ऑडियो विजुअल पब्लिसिटी, और अभी शायद उसका नाम चेंज होके CBC हो गया, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ कम्युनिकेशन हो गया। तो उनके साथ कोऑर्डिनेट करके उन एडवर्टीजमेंट्स का प्लेसमेंट इंडिया में कहाँ कहाँ क्या होना है, तो इससे रिलेटेड काम मिनिस्ट्री में काफ़ी किया है मैंने। सर जैसे आपने अभी बताया कि इट्स अ वेरी हिस्टोरिकल प्लेस, बिल्कुल प्री इंडिपेंडेंस एरा से ये काफ़ी हिस्टोरिकल प्लेस है, तो लाइक हाउ इट फील्स कि एक हिस्टोरिकल प्लेस में आप काम कर रहे हो, इतना प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन है, तो कैसा लगता है सर? मन में बड़ा गर्व का भाव है मेरे अंदर। मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि मैं एक इतनी अच्छी संस्था से जुड़ा हुआ हूँ, जिसका इतना अच्छा इतिहास रहा है। इसके अलावा उस जगह का वर्तमान भी इतना अच्छा है, और भविष्य तो निश्चित रूप से अच्छा है ही। और जहाँ हम इंस्टीट्यूट बनने के बाद भी इंडिया के लिए पॉलिसी मेकिंग वगैरह में और ना कई सारी अच्छे फेलोज ने वहाँ काम किया है और रिसर्च की है, और बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन किया है, तो हम लोग सोसाइटी को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो इसके लिए मन में बड़ा अच्छा भाव होता है मेरे। तो जैसे आपने बताया कि आपने IIT में भी काम किया जी, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस में काम किया, और एडवांस स्टडी में भी आप काम कर रहे हैं, तो आप बताएंगे कि आपका एक्सपीरियंसेस क्या था डिफरेंट उसमें, और सबसे बेस्ट किस में था कि लाइक हाँ ये ठीक यहाँ आपको बढ़िया लगा काम करके? जी, तीनों जगह की थोड़ा थोड़ा फर्क था। IIT जैसे मिनिस्ट्री का मैं बताऊं तो वहाँ मेरा ब्यूरोक्रेटिक काम थोड़ा ज़्यादा था, क्योंकि वहाँ कोर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मिनिस्ट्री थी, तो फाइल वर्क होता है गवर्नमेंट में। टू बी ऑनेस्ट, मैं जब मिनिस्ट्री में गया था उससे पहले आप मुझसे पूछते थे कि फाइल क्या होती है, तो मैं बोलता था कि है ना ये जो MS वर्ड की फाइल होती है कंप्यूटर में बनती है, MS एक्सेल की फाइल होती है ये बनती है। तो जब मिनिस्ट्री में काम कर रहे हैं तो मैंने कहा अच्छा ये फाइल होती है। तो फाइल जो होती है एक्चुअली में जो गवर्नमेंट में जिसमें काम होता है वो फाइल अलग होती है। फाइल होती है, उसके अंदर फोल्डर होता है और नोटिंग शीट होती है, कॉरेस्पॉन्डेंस होता है। तो गवर्नमेंट का फाइल नोटिंग ड्राफ्टिंग का काम होता है वो काफ़ी होता था वहाँ पे एक मैंने बताया एडवर्टीजमेंट का काम काफ़ी होता था, सोशल मीडिया वहाँ का भी था। उस शुरुआत का टाइम था, वो इनिशियल टाइम था, सोशल मीडिया इतना नहीं था, बाकी वो पूरा ब्यूरोक्रेटिक काम ज़्यादा था। IIT बॉम्बे का मेरा एक्सपीरियंस उसमें थोड़ा स्टूडेंट सेंट्रिक एक्टिविटीज़ और यूथ सेंट्रिक एक्टिविटीज़ काफ़ी हुआ करती थी। IIT बॉम्बे के बहुत सारे फेस्ट हैं, जैसे आपने सुना हो एक मूड इंडिगो एक फेस्ट होता है दिसंबर में, वहाँ पे IIT बॉम्बे में उसको बताते हैं कि एशिया का सबसे बड़ा स्टूडेंट कल्चरल फेस्ट माना जाता है। IIT के बच्चे बहुत क्रिएटिव बच्चे हैं और बहुत बड़े लेवल पे ऑर्गेनाइज वो जी उसमें लगभग 2-3 लाख लोगों की गैदरिंग होती है उस टाइम पे।
कैंपस के अंदर, कैंपस में पाँव रखने की जगह नहीं होती उस टाइम पे। और मतलब मैं जिस साल वहाँ था तो उस टाइम पे मूड इंडिगो बड़ा अच्छा हुआ था उस टाइम पे। यूके का कोई बैंड भी आया था, मुझे याद नहीं आ रहा नाम एग्जैक्टली। और उसके तुरंत बाद टेक फेस्ट होता है। टेक फेस्ट भी वन ऑफ द बिगेस्ट टेक्निकल फेस्टिवल माना जाता है उसको। तो उसमें टेक्नोलॉजी से रिलेटेड काफ़ी काम होता है। तो जब वहाँ था और तब उस साल जो टेक फेस्ट हुआ था तो उसमें सऊदी अरब का एक रोबोट है, उसका नाम है सोफिया। तो वो वहाँ आया था। वो बिल्कुल टाइम था, मतलब एआई किसी को पता नहीं था क्या होता है, एआई वगैरह क्या होता है। तो वो सोफिया रोबोट है ना टेक फेस्ट में पार्टिसिपेट करने आया था। और आप उससे जितनी बात करोगे वो हर बात का जवाब देगा। सऊदी अरब ने उसको अपनी सिटीजनशिप भी दी हुई थी उस जमाने में। ये फर्स्ट इंसिडेंट था उस जमाने का कि कोई किसी रोबोट को है ना सिटीजनशिप दी हुई थी। तो वहाँ का एक्सपीरियंस बड़ा अलग टाइप का था, स्टूडेंट सेंट्रिक, यूथ सेंट्रिक था। यहाँ का एक्सपीरियंस भी बड़ा अच्छा है और बड़ा अच्छा है। यहाँ पे कई डाइवर्सिफाइड काम है क्योंकि परमानेंट प्लेस है, तो कई बार विजिट्स भी होती हैं हमारे यहाँ हाई प्रोफाइल लोगों की, तो उनसे रिलेटेड काम होता है, वो कंडक्ट करना होता है। तो ये भी एक्सपीरियंस अच्छा है। तो ओवरऑल आईएएस का एक्सपीरियंस बड़ा अच्छा है मेरे। तो सर, जैसा कि आपने बताया कि आपने एज अ जर्नलिस्ट दैनिक भास्कर में भी काम किया है एंड बहुत अच्छी साइट में, जैसे कि वेब दुनिया में भी आपने काम किया, तो आपने इसको ही एज अ करियर क्यों नहीं परस्यू किया सर? जर्नलिज्म के फील्ड में मैंने लगभग 5-6 साल काम किया। उसके बाद 2-3 रीज़न थे। मुझे लगा कि जो डायरेक्ट कम्युनिकेशन है, गवर्नमेंट कम्युनिकेशन या इस टाइप का जो कम्युनिकेशन है, इसमें मुझे लगा कि वैसे तो ओवरऑल जो मेरी पढ़ाई थी वो मास कम्युनिकेशन की थी। तो जर्नलिज्म या पीआर या कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन, ये सब कुछ उसकी जो बिगर अम्ब्रेला है मास कम्युनिकेशन, उसकी सब ब्रांचेस है। तो पीआर भी मैं जो काम जो है वो वही है जो है ना इनिशियल जो करियर हमारा था। और जो 5-6 साल काम करने के बाद मुझे लगा कि यहाँ मैं थोड़ा ज़्यादा पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन दे सकता हूँ। और उस टाइम पे जर्नलिज्म इंडिया में चेंज भी हो रहा था काफ़ी, कई सारी चीज़ें आ रही थी। टेलीविज़न चैनल्स कितने सारे आ चुके थे उस टाइम पे आप देखेंगे तो। और टीवी चैनल्स पे जो कंटेंट आ रहा था बड़ा थोड़ा अजीब सही कंटेंट था। मतलब मुझे मज़ा नहीं आ रहा था उस तरह के काम में देखते हुए। तो 2 चीज़ें थी, एक तो मज़ा नहीं आ रहा था उस काम, मुझे लग रहा था कि उस काम में मज़ा नहीं आएगा इतना, और एज वेल एज यहाँ मैं ज़्यादा पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन दे सकूँगा टुवर्ड्स द सोसाइटी, एज वेल एज मुझे जॉब सेटिस्फेक्शन भी मुझे ज़्यादा मिलेगी। तो ये सब रीज़न थे, उस वजह से मैंने थोड़ा अपना ब्रांच को चेंज किया। ओवरऑल फील्ड मेरा कम्युनिकेशन ही रहा। और अब आप देखोगे उस टाइम पे जैसे चैनल पे चलती थी वो क्या चलता था वो, अब एक चैनल था उसमें एक प्रोग्राम आता था काल कपाल महाकाल। तो ये ऐसे प्रोग्राम आते थे, तो हम क्या है ना कंटेंट दे रहे हैं हम लोगों को, थोड़ा पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन हाँ उस टाइम पे तो यही चीज करनी थी, तो क्या करना, तो इसलिए टीआरपी ओरिएंटेड ज्यादा हो गया। टीआरपी ओरिएंटेड थोड़ा ज्यादा हो गया था। तो इस वजह से फिर लगा कि यार एक वो आता था है ना एबीपी न्यूज पे सास बहू और साजिश, तो और उसके लिए है ना, तो ये भी एक जर्नलिज्म का पार्ट बन गया था जी, है ना। इस तरह की हेडलाइंस आप देखो टीवी पे जो आती थी वो, तो वो देखो वो सब कुछ है ना पार्ट है उसका, उनका जो काम है उसमें उनको जरूरी है कि यार वो है ना आई कैचिंग रखें, अटेंशन ग्रैब करें, है ना, तभी। और टीआरपी उनके लिए इम्पोर्टेंट है, उसका पार्ट है। बट मुझे उस वक्त लगा कि नहीं, ये आई कैन डू समथिंग बेटर देन दिस, दैट्स व्हाई। जी जी। तो सर, जैसे आपने बताया आपने 5 साल ये काम किया, आपने ग्राउंड लेवल पे भी एज अ जर्नलिस्ट काम किया होगा, तो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस और कैसा था? कि चैलेंजिंग जॉब थी, कैसा था? जर्नलिज्म अगर आप है ना दिल से करोगे और अच्छे से करोगे तो वाकई में बहुत है ना ज़बरदस्त चीज़ है। हमने देखा है अच्छे जर्नलिस्ट ने दुनिया बदल दी है। और है ना जो अच्छे जर्नलिस्ट हैं उन्होंने बहुत कुछ गंवाया है। चाहे इंडिया में जर्नलिज्म की हिस्ट्री देखोगे आप, वो भी आप देखोगे, अगर इंडिया में जर्नलिज्म की हिस्ट्री जाओगे तो बहुत बड़े अच्छे पत्रकार हुए हैं इंडिया में, जिन्होंने है ना समाज के लिए और सच को सामने लाने के लिए उन्होंने बहुत कुछ है ना गंवाया है। जैसे
एक बहुत बड़े जर्नलिस्ट हुआ करते थे, गणेश शंकर विद्यार्थी, कानपुर के। वो कानपुर में वायलेंस बताते हैं, ऐसे कि वायलेंस हो रहा था और उस दौरान उनको गोली लगी और उनकी डेथ हुई थी। और उनका नाम बड़ा पत्रकारिता के जगत में बड़ा है। ऐसे बहुत अच्छे अच्छे पत्रकार हुए हैं। अभी रिसेंटली जो हमने किया, जो इंडिया ने है ना ऑपरेशन सिंदूर किया, उसके बाद एक नाम फिर से आया था, डैनियल पॉल का। अमेरिकन जर्नलिस्ट थे, अमेरिकन जू जर्नलिस्ट थे। उनकी पाकिस्तान में जो मसूद अजहर का कोई भाई हैं, उन्होंने उनकी बिहेडिंग की थी। तो उस आदमी ने अपनी जान गंवा दी थी वहाँ पे। वो क्यों गया था पाकिस्तान? वो जर्नलिज्म करके लिए ही तो गया था वहाँ पे पाकिस्तान। वहाँ से सच निकालने के लिए लाया था और सच को बाहर निकालने के चक्कर में उस आदमी की जान चली गई। तो ऐसे ऐसे लोग हुए हैं, बड़े बड़े पत्रकार हुए हैं हमारे देश में। माखनलाल चतुर्वेदी बहुत बड़े पत्रकार हुए हैं। एक इनफैक्ट कई सारे बहुत अच्छे अच्छे पॉलिटिशियंस जो हुए हैं इंडिया में, वो भी जर्नलिज्म के फील्ड से पॉलिटिक्स में आए हैं। बताते हैं प्रधानमंत्री, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, वो भी जर्नलिज्म से है ना ताल्लुक रखते थे, वो भी जुड़े हुए थे जर्नलिज्म से। और उनकी भी जर्नलिज्म से रिलेटेड हिस्ट्री रही है। वो लिखा करते थे, लिखने का बड़ा शौक था उनको। वो पोएट भी थे, कविताएं भी अच्छी लिखते थे और खबरें वगैरह पत्रकारिता से जुड़ा भी उनका जीवन रहा है। तो बहुत जो बड़े अच्छा काम करने वाले जर्नलिस्ट थे और जो सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार थे, उन्होंने वाकई में बहुत है ना अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया है। अभी आज की तारीख में देखा जाए तो आप अगर एक प्रोग्राम आता है फर्स्ट पोस्ट करके एक है, उस पर एक इनसाइड स्टोरी आती है और जर्नलिस्ट का नाम है पालकी शर्मा। मैं उस लेडी से बहुत इंस्पायर हूँ। मतलब जिस तरह से वो चीज़ें बताती है, प्रेजेंट करती है पालकी शर्मा, और जिस तरह से वो फैक्ट्स लाती है, जितना अनबायस्ड तरीके से वो बातों को रखती है, प्रेजेंट करती है, जो इंडियन और नेशनलिस्ट एंगल वो सामने प्रेजेंट करती है, मैं उस लड़की को हेड्स ऑफ करता हूँ। और मुझे बहुत ज़बरदस्त है ना पसंद आता है कि वो लेडी इतना कमाल के तरीके से प्रेजेंट करती है अपनी बातों को। उसकी टीम भी बड़ी ज़बरदस्त है। तो ऐसे बहुत अच्छे जर्नलिस्ट आज की तारीख में भी हैं। जैसा कि सर आपने बताया कि बहुत लाइफ थ्रेटनिंग भी है ये फील्ड, है ना, एंड जैसे कि अर्थक्वेक्स एट ऑल हो गए, टेरर अटैक्स वगैरह हो गए, तो उनको भी जर्नलिस्ट कवर करते हैं जी। तो अपनी लाइफ पे भी बनाती है कभी, फिर भी लोग परस्यू क्यों करते हैं इस फील्ड को? आउट ऑफ पैशन या समथिंग? बोथ, नॉट आउट ऑफ पैशन ऑल्सो। जो फील्ड में आता है उनका आउट ऑफ पैशन होता है, एज वेल एज नौकरी भी है। इंसान जैसा सैनिक की, सोल्जर की नौकरी है जी, है ना, बॉर्डर पे खड़े होना और फेस करना, एनिमी को फेस करना, ये उस सोल्जर की ड्यूटी है। ऐसे ही जर्नलिस्ट की भी ड्यूटी है कि उसके जो कॉन्फ्लिक्ट एरिया है, जो क्राइसिस वाला एरिया है, वहाँ जाना और वहाँ का जो इनर ट्रुथ है, जो अंदर नहीं है, बाहर नहीं है, पब्लिक डोमेन में नहीं है, उसको बाहर लाना, ये उनकी ड्यूटी है, उसका पार्ट है। इस वजह से वो ऐसा करते हैं जी। तो सर आपने अपने एक्सपीरियंस के बारे में थोड़ा नहीं बताया कि आपका एक्सपीरियंस कैसा था कि जब आप रिपोर्टिंग करते थे, 5 साल आपने की? जी, मेरा भी अच्छा रहा एक्सपीरियंस। मैंने भी कुछ अपने लेवल पे कोशिश की थी कंट्रीब्यूशन करने की। मेरी कई सारी बायलाइन स्टोरीज स्टेट वाइज छपी हुई थी उस टाइम पे। उसके बाद भी मैंने लिखना पढ़ना शुरू रखा। मेरे उसके बाद भी कई आर्टिकल्स छपे। जब मैं मिनिस्ट्री में था तो मेरा एक आर्टिकल, चूंकि हमारा डिपार्टमेंट था डिपार्टमेंट ऑफ डिसेबिलिटी अफेयर्स, तो और उस टाइम पे गवर्नमेंट का एक कैंपेन था, एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन। तो आपको पता हो, पब्लिकेशन डिवीजन की एक मैगजीन है योजना, उसमें एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन पर मैंने एक आर्टिकल लिखा था, वो भी छपा था मेरा। और मेरा जब ड्यूरिंग द जर्नलिज्म एक्सपीरियंस था तो बायलाइन स्टोरीज मेरी छपी थी कई सारी, जिनमें हमने अपने डिस्ट्रिक्ट की कई सारी न्यूज़ निकाली थी और उसकी वजह से पॉजिटिव चेंजेस आए थे वहाँ पे। जैसे मैंने अपने शहर में वहाँ पे बाईपास रोड नहीं होने की वजह से क्या इश्यूज होते हैं, जो एक स्टोरी की थी उसमें मैंने ट्रक वालों से बात की थी कि ट्रक वाले आते थे, तो जो हमारे शहर में जो ट्रक वाले आते थे, तो वो चूंकि शहर की एक ही सड़क थी मेन, उसी से होकर जाना पड़ता था। और उस मेन सड़क पे ऐसा था कि अगर दिन में ट्रक अलाउ कर देंगे तो वो पॉसिबल नहीं था, क्योंकि कॉमन आदमी का आना जाना रहता था वहाँ पे। और जो हैवी ट्रक होते थे, बहुत बड़े बड़े ट्रक्स होते थे, तो वो दिन में अलाउ नहीं कर सकते थे। तो जो शहर में एंट्री बैन थी 8 बजे, सुबह 8 से लेके शाम के 8 बजे तक। तो ट्रक वाला ऐसा था कि उनको प्रतापगढ़ शहर क्रॉस करना है
सुबह 8 से पहले अगर नहीं क्रॉस कर पाए तो वो 8 बजे आने से पहले रुक जाएगा बाहर, शहर के बाहर उसको रुकना पड़ेगा, और फिर वो रात को 8 बजे बाद है ना एंट्री क्रॉस कर पाएगा। तो उससे रिलेटेड मैंने एक ह्यूमन एंगल के साथ एक स्टोरी की थी, और उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आया। हमारे सिटी में बाईपास रोड अप्रूव हुआ, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ने उस रोड को अप्रूव किया। तो बाईपास रोड जब अप्रूव हुआ तो उसकी वजह से एक तो शहर के अंदर जो इंटरनल ट्रैफिक था, जो ट्रक हो गए, इस तरह के ट्रैफिक जो है वो शहर के इंटरनल ट्रैफिक नहीं का पार्ट नहीं होते हैं। उसकी वजह से है ना कॉमन सिटीजन का कंसर्न भी ठीक था कि है ना अगर इतना हैवी ट्रैफिक आएगा तो जो नॉर्मल ट्रैफिक है, कार व्हीकल या है ना टू व्हीलर्स हैं, इन सबको बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। तो वो उसकी बजाय वो बाईपास से होके जाने लगा, तो एक शहर में एक अच्छा कंट्रीब्यूशन हम कर पाए। तो इस तरह का एक्सपीरियंस मेरा रहा। जब मैं वेब दुनिया में था तो हमने एक सेमिनार हुआ था, मीडिया का एक कॉन्क्लेव हुआ था, वो कवर किया था, उसकी स्टोरी छपी थी, वो बायलाइन स्टोरी छपी थी। तो बड़ा मुझे अच्छा लगा कि है ना सब जगह से उसको सराहना मिली। तो ये भी मेरे लिए खुशी की बात रही, और मैं अपने लेवल पे कंट्रीब्यूट कर पाया। तो सर ये अभी तक जितनी भी हमने जर्नलिज्म के बारे में बात की, ये थी पॉजिटिव साइड्स जितना मुझे पता है। तो सर आज के टाइम पे लेकिन जर्नलिज्म इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पार्ट, लाइक फोर्थ पिलर ऑफ आवर डेमोक्रेसी। बट कहीं ना कहीं आज के टाइम पे जो मीडिया क्या बोलते हैं अपनी जर्नलिज्म है, इनकी क्रेडिबिलिटी पे और इनकी ऑथेंटिसिटी पे काफी क्वेश्चन उठते हैं, लाइक काफी बायस्ड हैं, लाइक फॉल्स इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करते हैं। तो आप उसके बारे में क्या बताएंगे? हाँ, फर्क तो पड़ा है जी। मैं आई कन्विंस विद यू कि है ना कन्विंस विद यू कि जर्नलिज्म की जो क्रेडिबिलिटी है उस पर फर्क पड़ा है। अब जैसे मतलब उतावलापन बहुत जल्दी है ना हर चीज को प्रेजेंट करना। मैं ये नहीं कहूंगा कि इसमें मैं मिस इंटेंशन नहीं मानता हूँ, मतलब मैं मानता हूँ कि वो टीआरपी के चक्कर में उतावलापन बहुत ज्यादा है, भागने की जल्दी है बहुत ज्यादा कि इसको जल्दी से जल्दी अपना प्रेजेंट करें। वो उनके ब्रेड एंड बटर का इशू है एक्चुअली ना, वो इशू है। मैं ये नहीं मानता हूँ कि वो दे आर डूइंग इट टू हार्म द कंट्री। जो जैसे अभी ये जो हुई थी, जो जैसे इंडियन आर्मी का ऑपरेशन चला हुआ था, तो किसी ने बताया कि कराची पे हमने वो कर दिया है, किसी ने बताया कि है ना इस्लामाबाद पे कब्जा कर लिया, चला गया था जी। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, है ना। तो इस्लामाबाद पे कब्जा कर लिया, ये कर लिया है। तो ये इतना नहीं करना चाहिए, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन रखनी चाहिए, इससे आपकी क्रेडिबिलिटी बनी रहे, ठीक है। लेकिन कुछ और भी थे। ये एक तो एंगल ये है कि उन्होंने उतावलेपन में अपना काम प्रेजेंट किया, और उसकी वजह से सही न्यूज नहीं आई। और एक और थे, कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने कुछ अलग ही एंगल निकाला जिसका एनिमी कंट्री में फायदा उठाया। तो उसको मैं बहुत गलत मानता हूँ मेरी नजर में, कि यार आप ऐसी बात क्यों बोलते हो कि जिसकी वजह से कोई दुश्मन देश उसका फायदा उठा ले। आप जो बोलते हो अपना इंटरनल रीजंस के हिसाब से बोलते हो, और उस इंटरनल रीजन से वो आपकी क्लिप या बात उठाता है। और आपने देखा हो वहाँ पाकिस्तान में DGISPR के है ना, जो उन्होंने जो प्रेस ब्रीफिंग की थी उसमें हमारे इंडिया के लोगों की है ना बातें उठा के और उनको प्रेजेंट किया था। तो ये चीज़ सही नहीं है। देश है ना, इसको मैं देश के साथ गद्दारी मानता हूँ, ये गलत है। एक जो दूसरा एंगल है वो है कि वो उतावलेपन में जल्दबाजी में करते हैं ताकि हम अपनी ज्यादा है ना दर्शकों को रख पाए। गलत वो भी है, पर फिर वो भी इतना गलत नहीं जितना गलत मैं ये मानता हूँ कि आपकी जो कही गई बात है उसका फायदा दुश्मन उठा ले, उसका मोराल जो टूटा हुआ है वो टूटने से बच रहा है, तो वो बहुत गलत है। इस चीजों से बचना चाहिए, और इसकी वजह से क्रेडिबिलिटी ज्यादा खराब होती है जी। ऐसे चिन सर, जैसे वॉर का टाइम है आजकल, तो इस टाइम पे तो बल्कि आपकी जो ऑपोजिशन पार्टीज भी हैं वो भी साथ है कि हाँ अटैक एट ऑल जो भी हो रहा है। बट अगर बीच में ऐसी ऐसी न्यूज आती है तो वो होती नहीं है। वो मतलब क्योंकि वॉर के टाइम और इस टाइम, वॉर तो खैर था नहीं, मतलब इस टाइम पे सिचुएशन अलग होती है। और हम जैसे नॉर्मल लाइफ में जैसी बातें करते हैं, तो अभी एक टू बी ऑनेस्ट हमारी जनरेशन ने वॉर देखा नहीं है। हमें पता भी नहीं है कि वॉर होता क्या है, और वॉर में क्या चीजें हो जाती हैं। मतलब तो मेरे कुछ फौज के दोस्त रहे हैं, उन्होंने उनका पुराना कुछ रहा है, मैंने और कुछ हमारे पुराने फौजी से कभी मेरी बात हुई है,
तो उस दौरान बताया कि वॉर बहुत अलग चीज़ होती है। जो वॉर के पास होते हैं ना, लाशें तैर जाती हैं, तो वॉर इतना आसान नहीं होता दुनिया में। और मतलब जिंदगी जिंदगी नहीं लगती है, अलग आदमी का कॉन्सेप्ट चेंज हो जाता है जिंदगी को देखने का। वॉर तो हमारी जनरेशन ने तो अभी वॉर ऐसी देखी नहीं है। 99 का वॉर जो हुआ था, वो मतलब जो कारगिल वॉर हुआ था, तब हम सब लोग बहुत छोटे हुआ करते थे। तो वो भी वहाँ चला था, एक पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया में चला था। तो ऐसा वॉर देखा नहीं है। तो वॉर से उस लोग बोल देते हैं कर दो वॉर कर दो, अगर जरूरत पड़ती है तो करना चाहिए। मतलब अगर कंट्री पे बात आती तो करना चाहिए, लेकिन फिर ये है कि इतना आसान भी नहीं होता है। अगर वॉर करना है तो फिर उसके लिए आपको हर चीज के लिए तैयार रहना पड़ेगा। कईयों की नौकरियां जाएंगी, लोगों की जॉब जाएंगी, इन्फ्लेशन आप सोच भी नहीं सकते कि आसमान छू जाएगी। ये आपकी इकोनॉमी जो आप अच्छे से ग्रो कर रही है, ये सब चीज़ों में बहुत फर्क पड़ेगा। आपको जो माहौल बना हुआ है अभी ग्रोथ करने का, वो सब चीज़ें सब खत्म हो जाएंगी। तो इन सब चीज़ों को हिसाब से होता है, तो उसी हिसाब से डिसीजन लेना होता है। और देश की सरकार है, देश की आर्मी है, वो डिसाइड करती है कि क्या देश के फेवर में है, उस हिसाब से उनका डिसीजन, और हमें उसे एक्सेप्ट करना चाहिए जो डिसीजन है वो। रिसेंटली सर डीजीएमओ की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई थी, तो सर आपको कैसी लगी वो एज ए जर्नलिस्ट? जी, एज ए जर्नलिस्ट और एज ए कम्युनिकेटर मैं कहूँगा कि एक केस स्टडी है ये। अगर आप है ना कम्युनिकेशन के स्टूडेंट्स हैं, उनको पढ़ना चाहिए, मतलब इसके बारे में है ना इसको स्टडी करना चाहिए। ये केस स्टडी है। और एज एन इंडियन तो डेफिनेटली मुझे बहुत प्राउड फील हुआ कि हमारी आर्मी ने कितना अच्छे से प्रेजेंट किया अपने सारे फैक्ट्स और फिगर्स को, और हर चीज़ को, सारे प्रोपेगेंडा को हटा दिया, ख़त्म कर दिया। हमने जितना किया हमने एग्जैक्टली वही बताया, पूरे फैक्ट्स के साथ। बिफोर और आफ्टर की पहले बोलते थे कि सबूत का है, ये क्या क्या, सब सारे उसको तोड़ दिया। बिफोर और आफ्टर की फोटो बता दी, सैटेलाइट इमेज बता दी कि पहले ऐसा था जी, अब बाद में ऐसा है। तो एज एन इंडियन सिटीजन, एज एन इंडियन नेशनल, मुझे बहुत गर्व महसूस हुआ। और कम्युनिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो डीजीएमओ साहब की जो हमारे जो तीनों उनकी कॉन्फ्रेंस थी, क्लासिक एग्जांपल है। मतलब कि है ना इसका कि कैसे उन्होंने पूरी कहाँ से लेके स्टार्ट 22 जो अप्रैल की जो इंसिडेंट है पहलगाम से, पूरी कहानी शुरू की। फिर हम 7 मई को हमने क्या किया, 7 मई को हमने जो किया वो क्या था। उसके बाद हमने जो अटैक किया था जी, उनके टेररिस्ट कैंप्स पे अटैक किया था, और हमने उनको कम्युनिकेट भी किया था कि हमने जो अटैक किया आपके टेररिस्ट कैंप पे किया, हमने किसी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट पे अटैक नहीं किया है, हमने किसी सिविलियन इस्टेब्लिशमेंट पर अटैक नहीं किया है, आपकी कोई कोलेटरल डैमेज नहीं हुआ है। ये बात इंडिया के डीजीएमओ ने वहाँ के डीजीएमओ को कन्वे कर दी थी। लेकिन वहाँ से शायद रिप्लाई आया कि अ बिफिटिंग रिप्लाई विल बी गिवन। उन्होंने रादर देन एक्सेप्टिंग कि उनके यहाँ टेररिस्ट थे, उन्होंने कहा कि बिफिटिंग रिप्लाई विल बी गिवन। सो इंडियन फोर्सेस वर रेडी। और फिर वहाँ से जो हुआ उसके बाद फिर चूंकि उन्होंने फिर उसके बाद जो 7th और है ना 8th को फिर उन्होंने अटैक जो किए थे वो हमारे सिविलियन इस्टेब्लिशमेंट्स पे और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट्स पे किए थे, तो उसका रिप्लाई भी हमने दिया। हमने उनको तो इंटरसेप्ट किया ही किया, फिर हमने जहाँ हमने जो किया, अब उसकी कई सारी न्यूज़ तो वो आने नहीं देंगे क्योंकि वहाँ तो वैसे भी सेंसरशिप है काफ़ी और सही चीज़ें आ नहीं पाती हैं। और है ना वहाँ पाकिस्तान की आर्मी वैसे भी कंट्रोल कर लेती है चीज़ों को, तो वो आ नहीं पाएंगी। लेकिन सबको पता है कि कौन सा वो सेंटर है, वो एक शाहबाज सेंटर है, उसकी भी फोटो बताई है, पुरानी और बाद की फोटो है। तो बहुत अच्छे से इंडिया ने इसको टैकल किया और इसको प्रेजेंट भी बहुत अच्छे से किया। जो 7th की जो हमारी प्रेस ब्रीफिंग थी, जिसमें हमारे फॉरेन सेक्रेटरी साहब गए थे, विक्रम मिश्री साहब, और हमारी इंडियन आर्म फोर्सेस की दो रिप्रेजेंटेटिव थी, आर्मी से कर्नल सोफिया कुरैशी और एयरफोर्स से विंग कमांडर व्योमिका सिंह। तो इन्होंने भी बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया और आर्मी का एक प्रोफेशनल फेस जो है वो दुनिया के सामने प्रेजेंट किया। प्रोफेशनल और कॉन्स्टिट्यूशनल काम करने वाला फेस, और जस्ट हमारी आर्मी कितनी जस्ट है और कितना हम इथिकली सही हैं, इथिकली और मॉरली हम कितना सही हैं, ये हमने बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया। तो ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है
जो कम्युनिकेशन के स्टूडेंट्स हैं, आप कल डीजीएमओ साहब की अगर कॉन्फ्रेंसेस देखोगे तो आप देखोगे कि पहले पूरा प्रेजेंट किया, क्वेश्चंस भी उन्होंने बताया कि हम कहाँ तक बता सकते हैं, जो ऑपरेशनल डिटेल्स हैं अभी हम शेयर नहीं कर सकते, और जब उससे रिलेटेड चूंकि हमारे देश का पत्रकार हैं, सभी को है ना सही सभी रूल के हिसाब से क्वेश्चन नहीं पूछते, तो जब डोमेन के बाहर गई तो उन्होंने हम्बली डिक्लाइन भी किया कि इसको इस वक्त हम नहीं प्रेजेंट कर सकते, आपको बता नहीं सकते। तो ये जो था कि क्या चीज़ बतानी है, क्या चीज़ नहीं बतानी है, कितना सही मतलब कितने तरीके अच्छे से बतानी है, तो ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कम्युनिकेशन के स्टूडेंट्स के लिए और जो मास कम्युनिकेशन की स्टडी करते हैं उनके लिए कि इसको स्टडी करना चाहिए। जैसा कि सर 7 को जो भी हुआ उस टाइम सब सोच रहे थे, आपका भी क्या यही पॉइंट ऑफ व्यू था कि हाँ 7 को तो मॉक ड्रिल होगी? हाँ, ये तो और सरप्राइज एलिमेंट तो हमेशा रहता है। हम पिछली 3 स्ट्राइक्स में भी हमने देखा है कि सरप्राइज एलिमेंट रहा है, क्योंकि और ऑब्वियसली एलिमेंट ऑफ सरप्राइज होगा तभी तो दुश्मन जो होगा बेखबर होगा। तो माहौल ऐसा ही बनाया हुआ था देश में कि मॉक ड्रिल होगी, अगले दिन मॉक ड्रिल करनी है जी, और इस बीच में कर दिया। और मुझे इसका जो ऑपरेशन का नाम जो सिंदूर रखा है ना, बहुत ज़बरदस्त अपील किया है इस नाम ने, बहुत सही नाम है और जनता से कनेक्ट करने वाला नाम है ये। क्योंकि जो पहलगाम अटैक हुआ था वहाँ पे आपने देखा होगा कि धर्म पूछ के लोगों को अलग किया था, और उसके बाद फिर उसमें से जो आदमी को मार दिया और औरत को छोड़ दिया, और है ना मतलब उसका सुहाग उजाड़ दिया, उसका सिंदूर उजाड़ दिया। तो उसके रिटेलिएशन में हमने जो नाम रखा, ये वाकई में लोगों से कनेक्ट करने वाला नाम है, बहुत है ना सही नाम है। और जिसको मुझे नहीं पता किसने नाम रखा है, ये नाम जिसने भी रखा, लेकिन जिसने भी नाम रखा उसको पब्लिक की नब्ज पता है कि जनता क्या सोचती है, जनता क्या एक्सपेक्ट करती है, ये उसको पता है ये जी। तो सर जैसे आपने बताया कि आपको काफ़ी लॉन्ग टाइम हुआ है एज अ जर्नलिस्ट भी काम आपने किया है, तो सर इफ़ कोई नया बंदा या फिर नया स्टूडेंट इसमें कोई एनरोल होता है, या फिर इसमें आगे क्या पोटेंशियल है इस फील्ड में कि क्या क्या कर सकता है वो आगे इसमें? जर्नलिज्म पहले भी बहुत महत्वपूर्ण था, आगे भी महत्वपूर्ण रहेगा, लेकिन अगर कोई आना चाहता है, इसको एज ए करियर लेना चाहता है, तो मैं पहले उसको बोलूँगा कि हालांकि हम यहाँ इंडिया में हम जब करियर डिसाइड करते हैं +2 के बाद डिसाइड करते हैं, तब हमारी चीज़ों को लेकर इतना पर्सपेक्टिव डेवलप हुआ नहीं होता है। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि अपना एक सोच लेके आए कि करना क्या है एग्जैक्टली, मतलब क्या करना चाहता है, कि किस तरह का कंट्रीब्यूशन मैं करना चाहता हूँ लाइफ में, है ना, उसके साथ आए। और एक और बात बताना चाहूँगा कि अब टेक्नोलॉजी बहुत चेंज हो रही है, तो जर्नलिज्म में भी टेक्नोलॉजी बहुत चेंज हो रही है। जर्नलिस्ट से जो एक्सपेक्टेशंस हैं, जर्नलिज्म, पीआर, कम्युनिकेशन, पूरा फील्ड चेंज हो रहा है। अब बहुत सारा काम है जो पहले है ना मैन्युअली होता था, वो सारा काम एआई से होने लगा है। तो है ना आपको टेक्नोलॉजिकली एडवांस रहना बहुत ज़रूरी है। जितना टेक्नोलॉजिकली आप साउंड होंगे, एडवांस होंगे, आप उतना अच्छे से कंट्रीब्यूट कर पाओगे। अब एक ज़माने में, अब मैं बताता हूँ अखबारों में क्या होता था, वो वाला टाइम तो मैंने भी नहीं देखा, लेकिन उससे पहले बताता हूँ, पुराने लोग बताते हैं कि अखबारों में ऐसा होता था, जैसे पहले प्रूफ रीडिंग होती थी अखबार की, और जैसे खबर अंग्रेजी में बनी है तो उसकी हिंदी के लिए एक ट्रांसलेटर होता था, और वो ट्रांसलेट करता था, वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन उसका करता था कागज़ पे, फिर उसकी टाइप सेट होती थी उसकी, और है ना उसमें डालते थे उसको, टाइप राइटर से डालते थे, या बाद में कंप्यूटर आ गया तो उसमें टाइप होता था। क्योंकि पुराने ट्रांसलेटर भी ऐसे थे कि उनको कागज़ से पेन से लिखने की आदत थी। अब आज की तारीख में ये सब चीज़ें नहीं है। आप एक फ़ोटो खींच के है ना डालोगे उसको और बोलोगे कि मुझे इसका OCR चाहिए और इसका ट्रांसलेशन चाहिए, वो टूल आपको सब कुछ करके दे देगा। तो ये सब चीज़ें, टूल्स आपको आने चाहिए, और जिस तरह से दुनिया, टेक्नोलॉजी, AI इन सब से चेंज हो रही है, वही सारी चीज़ें आपको अपने प्रोफेशन में भी इनकॉर्पोरेट करनी पड़ेंगी, और मल्टीटास्किंग बनना पड़ेगा आपको। तो उसके साथ है, लेकिन आए तो बहुत अच्छी बात है, आना चाहिए, लेकिन भेड़ चाल में ना आए, और आप कुछ कॉन्क्रीट कंट्रीब्यूशन कर सकें तो उस माइंडसेट के साथ आएँ तो बहुत अच्छा होगा, ऐसा मेरा मानना है। तो सर जैसा कि हम देखते हैं इंटरनेट पे आपके फेक न्यूज़ बहुत होती है और रियल भी होती है थोड़ी बहुत, बट हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते दोनों न्यूज़ में। तो कोई आपके रिलायबल सोर्सेज हो कि जो आप बताना चाहोगे हमारी पब्लिक को? आप सही कह रहे हैं कि है ना फेक न्यूज़ बहुत होती है, और इनफैक्ट मैं बता रहा हूँ टाइम के साथ ये फेक न्यूज़ और बढ़ती जाएगी, क्योंकि अब उस फेक को क्रिएट करने वाले और है ना ज़बरदस्त इक्विपमेंट्स और है ना
मतलब वो आ गए हैं, सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं। आप अब जैसे सोरा है, ओपन एआई सोरा, उसमें डीप फेक वीडियो बना लो आप, क्या क्या नहीं कर सकते आप। डीप फेक के कई सारे टूल्स आ गए हैं। अभी चले भी हैं, अभी जो रिसेंट वॉर अभी ये जो हुआ इसमें, वहाँ पाकिस्तान आर्मी के डीजी आईएसपीआर का वीडियो चला था एक इंडिया से रिलेटेड बहुत सारे फेक न्यूज़ चले कि इन्होंने हमारे राफेल गिरा दिए हैं, ये गिरा दिए हैं, और न्यूज़ को ऐसे प्रेजेंट किया हुआ था कि आपको देख के लगेगा ही नहीं कि ये गलत है, फेक हो भी सकता है, क्योंकि उसको उसके आसपास की कहानी इतनी स्ट्रांग थी उसकी, तो लग ही नहीं सकता था। तो ये है, लेकिन ऐसी कंडीशन में अगर फेक से बचना है तो आप गो टुवर्ड्स द ऑथेंटिसिटी। जैसे कि अभी डिफेंस से रिलेटेड कुछ मैटर है और आपको लग रहा है कि कोई टीवी पे बता रहा है कि इस्लामाबाद पे कब्जा हो गया, तो ऑब्वियसली वो पॉसिबल है नहीं, 1 दिन 2 दिन 3 दिन की लड़ाई में इस्लामाबाद पे कब्जा तो ऑब्वियसली पॉसिबल है नहीं। तो है ना, उसी हिसाब से एक्सपेक्टेशंस रखनी चाहिए, और कितना हुआ है ये जानना है तो उसके लिए जो डिफेंस की जो विंग है जो पीआईबी को रिपोर्ट करती है, पीआईबी इज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग, और जो डिफेंस मिनिस्ट्री का जो पीआईबी विंग है उसकी जो न्यूज़ होगी, उसका जो सोशल मीडिया होगा, पीआईबी का फैक्ट चेक है, वो ऑथेंटिक है। गवर्नमेंट का जैसे एक डीडी न्यूज़ है और डीडी इंडिया है। डीडी इंडिया का आप कंटेंट देखेंगे, डीडी इंडिया इंटरनेशनल टारगेट जो ऑडियंस है उसको टारगेट करता है, वो इंग्लिश में है, तो उसका आप कंटेंट देखेंगे तो उसकी फेसबुक पे उसकी लाइव स्ट्रीमिंग भी आती है, सॉरी यूट्यूब पे उसकी लाइव स्ट्रीमिंग भी आती है, तो आप उसका कंटेंट देखेंगे बहुत अच्छा आता है। उसका कंटेंट मुझे बड़ा अच्छा लगता है, उसके प्रोग्राम्स आप देखेंगे बड़े एजुकेटिव होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, और वाकई में जिसके बारे में आपको जानना चाहिए, जैसे उनका एक प्रोग्राम आता है द इकोनॉमिक ब्रीफ, वो इकोनॉमिक्स के बारे में बड़ा अच्छा बताता है। एक उनका प्रोग्राम आता है कनेक्टिंग द डॉट, वो है ना किसी भी स्टोरी से रिलेटेड क्या क्या एंगल्स हैं उसको बहुत अच्छे से बताता है। एक उनका डिफेंस डायनामिक्स आता है, एक डिप्लोमेसी पे एक उनका प्रोग्राम आता है। तो डीडी इंडिया का कंटेंट बहुत अच्छा लगता है मुझे, और बड़ा सोबर तरीके से प्रेजेंट करते हैं वो। बाकी पालकी शर्मा का तो मैं बता ही चुका हूँ आपको, उनका तो बड़ा मुझे ज़बरदस्त लगता है, उनका जो इनसाइड स्टोरी है वो मुझे बहुत है ना अच्छी लगती है। सो थैंक यू सो मच सर, आपसे इतनी बातें की, काफ़ी बढ़िया लगा, और मैं आपको थैंक यू बोलूँगा कि आपने अपना वैल्यूएबल टाइम हमको दिया। थैंक यू, और मैं आपके दर्शकों को भी धन्यवाद देना चाहूँगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।